सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 में से आओ मिलकर बचाएं, जिसे लिखा है निर्मला पुतुल ने। आज हम इस पाठ के पहले भाग की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ का पहला भाग। निर्मला पुतुल ने आदिवासी लोगों के जीवन पर ये कविता लिखी है। ये है आदिवासी लोग यानी कि संथाली समाज के लोग जिनमें उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने सबको आह्वान करते हुए लिखा है कि आओ मिलकर इस समाज को बचाएं। निर्मला पुतुल का जन्म जो है झारखंड में हुआ था। झारखंड के दुमका गांव में। ये है झारखंड का नक्शा, जिसमें ये दुमका गांव है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवियत्री का परिचय निर्मला पुतुल का। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा। इनके पिता और चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल तो था ही, इसके बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए इन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा भी किया तथा काफ़ी समय के पश्चात इग्नू से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। इनका संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। इनका साहित्यिक परिचय कवित्री ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। यानी आदिवासी समाज जो होता है, लोग एकदम से उसे नकार देते हैं, अपने अंदर उसे आत्मसात नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहा गया है विसंगतियाँ। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद भी खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े बड़े समझौते करना, पुरुष का वर्चस्व रहना अर्थात पुरुष प्रधान समाज का रहना, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि करना, शिक्षित समाज का दिक्कुओं जिनके नौकर बनकर लोग रह जाते हैं, और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना इत्यादि हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा और शराब की ओर बढ़ता हुआ झुकाव जैसी कुरीतियाँ भी हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है, आखिर पाठ में है क्या। पाठ्य पुस्तक में यह जो कविता ली गई है आओ मिलकर बचाएं, इसमें कवित्री आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बड़ निडरता से हमारे सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की अक्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता हुआ झुकाव भी है।
इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए अत्यंत ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज में संकट में है, जो कविता का मूल स्वर भी है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज के उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है और कविता का मूल स्वरूप भी है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। सारे संसाधन हमें बचाने हैं। कवित्री कहती है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यह बस्तियां हैं कवित्री जिन्हें बचाना चाहती है जी। उन लोगों के काम है, झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग निवास करते हैं और दीन दुनिया से बेखबर, शहर की आबो हवा से दूर। तो कवित्री चाहती है कि इन बस्तियों को इसी तरह से बनाए रखें, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया यहाँ पर शराब के लिए लिया गया है। तो पूरी की पूरी बस्ती को कवित्री चाहती है कि जिस तरह से ये लोग नशे में डूबे हुए हैं, इन लोगों को हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। नंगी होना, नंगी होना अर्थात मर्यादाहीन होना। आबो हवा का मतलब होता है वातावरण। हड़ियों का भंडार, माटी, मिट्टी, झारखंडीपन, झारखंड का पुट अर्थात ऐसी भाषा जिसमें झारखंड का पुट आता है। कवित्री लोगों को आह्वान करती हुई कहती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। अमर्यादित होना, जिस तरह से शहर के लोग अपनी मर्यादा को भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन गांव में भी और संथाली समाज में भी अभी वो मर्यादा शेष है। तो कवित्री चाहती है कि हम सब मिलकर अपनी इन बस्तियों को शहरी ज़िंदगी के उस प्रभाव से, जो कि अमर्यादित हो चुका है, उसे बचाएं, क्योंकि अभी तक शहरी प्रभाव हमारे संथाली समाज पर नहीं पड़ा है। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय और मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है। यदि हम नहीं बचाते हैं तो पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। हड्डियों यानी कि ये एक नशे के लिए कहा गया है। जब व्यक्ति नशा करता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है और वो हड्डियों में तब्दील हो जाता है। कवित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। संथाल परगना अर्थात जिस क्षेत्र में वो रहती हैं वो संथाल परगना है, वहाँ की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। हमारी भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब अपने स्थान को छोड़कर शहर में चले जाते हैं तो
वो ना तो वहाँ की भाषा के होकर रह जा पाते हैं और न ही अपनी भाषा को पूरी तरह से बोल पाते हैं, तो उनमें उस भाषा को लेकर एक बनावटीपन आ जाता है। तो वो दोनों ही तरह के नहीं रहते, इसलिए कवित्री चाहती है कि उन संथाल के लोगों में भाषा का बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। तो इसका शिल्प सौंदर्य यानी कि इसका काव्य सौंदर्य कहते हैं। कवित्री ने इस कविता में परिवेश को बचाने की तड़प दिखाई देती है। शहरी आबो हवा यानी कि ये जो शहरी आबो हवा है, ये अपसंस्कृति का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता का पुट इसमें दिया गया है। भाषा प्रवाहमयी है, नंगी होना का अनेक अर्थ हैं। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। काव्यांश जो है मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है और माधुर्य गुण का प्रयोग इसमें किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भूलापन, दिल का अक्खड़पन और जुझारूपन भी। अगली पंक्तियों में कवित्री अपने परिवेश में नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। लोगों को आह्वान करती है कि वो नगर की अपसंस्कृति से किसी तरह से बच जाएं। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की जो दिनचर्या है वो धीमी पड़ती जा रही है। जो वो अपनी दिनचर्या का काम सुबह सुबह निपटा लिया करते हैं, अब शहरी जीवन का प्रभाव पड़ने के कारण उनकी दिनचर्या में काफ़ी अंतर आ गया है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त होता जा रहा है। उनके मन में जो खुशियाँ थी वे समाप्त हो रही हैं। कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, उनके दिल का भोलापन, अक्खड़पन और संघर्ष करने की अक्षमता फिर से लौट आए, अर्थात फिर से वो अपनेपन पर, उसी भोलेपन पर और अक्खड़पन पर लौट आए। इसका काव्य सौंदर्य है। कवित्री का संस्कृति प्रेम मुखर हुआ है। प्रतीकात्मकता का पुट है। भाषा प्रवाहमयी है। काव्यांश मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है। उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और इसका भाग 2 हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको दोबारा से अभ्यास इसका कीजिए, इसे रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।